हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। नमस्कार दोस्तों, साल था 2014 जब देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे। आपको ध्यान होगा कि अलग अलग पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार अपनी रैलियों में बिजी थे। वे वादों पे वादे कर रहे थे जनता से कि किसी तरह जनता उनको वोट दे दे, और ऐसे ही वादा हमारे देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जनता से करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं और उनके वादे को एक बार फिर से सुनते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है, और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। वाह, एक बार तालियां हो जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री की। ये बात कर रहे हैं काले धन को लाने की। ये बात कर रहे हैं कि अगर ये धन वापस आ गया तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन जब ये बातें देश के गृह मंत्री से पूछी जाती है तो वो क्या जवाब देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। पीएम बनने के बाद काले धन के आंकड़े कैसे भूल गए मोदी, और क्या रेडियो पर मन की बात करने से वापस आ जाएगा काला धन? प्रधानमंत्री की बातों को माननीय श्री गृह मंत्री जी इस तरह से अगर काट दें तो हमें बहुत बुरा लगेगा। देश की जनता को वाकई बुरा लगेगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, उसको वोट को दिया हो, और उनकी ही सरकार के गृहमंत्री इस तरह से उनकी बातों को जवाब दें और कहें कि ये तो एक जुमला है, तो ये तो देश की जनता का भी एक तरह से अपमान है। दोस्तों, इन सब बातों को साइड में 2014 के इलेक्शंस होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलती है, इनकी सरकार बन जाती है और लोगों को उम्मीद जग जाती है कि सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों को एक उम्मीद जगती है कि सच में जो विदेशों में काला धन जमा है ये भारत में आएगा और लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। भले ही गृह मंत्री जी ने मना कर दिया हो इन चीजों को, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं, उनके ऊपर तो हमारा बिलीव है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन सामने है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को पब्लिकली अनाउंस करने का। ये फैसला अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला है और जिससे इंडियन पॉलिटिक्स में खलबली मच चुकी है। ऑलरेडी एसबीआई ने सारे डेटा को भी डिस्क्लोज कर दिया, जिससे अलग अलग सवालों के घेरे में पॉलिटिकल पार्टीज को उनको ला करके खड़ा कर दिया है। अब देश के वोटर्स कंफ्यूज हैं, आखिर वोट डाले तो डाले किसको। ज्यादातर पार्टियां तो इन कंपनीज से जुड़ी हुई हैं जो भारी मात्रा में चंदा लेकर के बैठी हुई हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, और क्या भारत में इसके पहले भी ऐसा कोई प्रोविजन था जो इलीगल फंडिंग को ले सके, जो इस तरह की फंडिंग को पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करता हो। ये इन सब चीजों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर कौन से एक्ट थे जो पहले देश की पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट करते थे ब्लैक मनी को उनके पार्टी अकाउंट में फंड करने से। जैसे कौन से नियम और कानून थे जो
रोक रहे थे ब्लैक मनी को सर्कुलेट होने में, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए जो इतना आसान हो गया ब्लैक मनी को मैनिपुलेट करना, सरकारी पैसे को मैनिपुलेट करना? एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज ने हमेशा से ही फंडिंग की है। पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ी बड़ी कंपनियों से हमेशा से ही कनेक्शन रहा है। साल 2013 में भारत सरकार एक एक्ट लाती है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं। इस एक्ट में 288 पेजेस हैं, जिसके पेज नंबर 112 पर सेक्शन 182 लिखा हुआ है। बेसिकली दोस्तों, ये सेक्शन 182 रेस्ट्रिक्ट करता था कंपनीज को अनलिमिटेड फंडिंग करने से पॉलिटिकल पार्टीज को। ये एक्ट को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो ये कहता है कि कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना चाहे तो मैक्सिमम 7.5% ही अपने बेनिफिट का डोनेट कर सकती है। यह कहता है कि लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा पहले किसी कंपनी का, और उसका 7.5% ही मैक्सिमम वो कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। यह एक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कंपनीज को रोकने में ब्लैक मनी की फंडिंग जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को की जा रही थी। ये इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक्ट कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगी, किसी को डोनेशन देगी, तो उसे अपने प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, अपने लॉस दिखाने पड़ेंगे, और उसके बाद उसने कितनी फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टीज को की है इसको पब्लिक डोमेन में क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इससे सारी कंपनीज डरती थी, और न सिर्फ कंपनी डरती थी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जानबूझ करके उनसे इतना एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं लेती थी, क्योंकि उनको डिस्क्लोज करना पड़ता था, और ऐसे में पार्टी की छवि खराब होती थी जनता के सामने। ये सारी चीजें 2013 तक चल रही थी। साल 2014 में देश की सरकार बदलती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। दोस्तों, एक फाइनेंशियल एक्ट लाया जाता है साल 2017 में माननीय देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा। इस एक्ट में कहा जाता है कि 2013 का सेक्शन 182 है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है, यानी डिस्ट्रॉय। कंपनीज को अलाउ कर दिया जाता है अनलिमिटेड फंडिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं कि उसका डेटा पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा, यानी देश की जनता को नहीं पता होगा कि उनकी चहेती पार्टियों को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, कितना दान दिया। ये सारी चीजें इस फाइनेंशियल एक्ट 2017 में लाई गई। Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. Needless to say, the existing amendments to political parties from payment of income tax would be available only subject to the fulfillment of the above conditions. इसका पूरे देश में विरोध उसी समय शुरू हो गया था, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसे लाने से पहले रिव्यूज नहीं लिए अलग अलग एजेंसी से। सरकार ने आरबीआई से भी पूछा, हमारे देश की सरकार ने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि भाई देखो हम इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो स्टेटमेंट आरबीआई के गवर्नर के थे, जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स के थे इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, आज मैं आपको वो डिक्टो वर्ड बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई वार्निंग देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहते हुए कि द इलेक्टोरल बॉन्ड में नॉट ओनली बी सीन एज फैसिलिटेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग बट कुड आल्सो बी प्रोजेक्टेड एज इनेबलिंग इट। दोस्तों, ये आरबीआई के वर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। वो कह रही है कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बन जाएंगे, यानी एक तरह से पैसा लिया जाएगा और दूसरी तरफ से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा सरकारी पैसों को ही कंपनीज के थ्रू। आगे सुनिए, जब इलेक्शन कमिश्नर से इसके बारे में राय ली जाती है तो अपने लेटर में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इट हैड पॉइंटेड आउट सेवरल रीजन फॉर सच कंसर्न इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू शेल कंपनीज। दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहती है कि शेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी को पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सकती है। शेल कंपनी यानी ऐसी कंपनियां जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो बस ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर ही रहती हैं। ना उनके कोई एसेट होते हैं, ना कोई ऑफिसेस होते हैं, ना कोई एम्प्लॉय होते हैं। ये जस्ट
सरकारी पैसे को उन तक ट्रांसफर करना और वहां से उन पैसों को उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में डालने का काम करती है ये शेल कंपनियां। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही वार्निंग देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लाई तो अनलिमिटेड फंडिंग शुरू हो जाएगी ब्लैक मनी की थ्रू दीज शेल कंपनीज। ये पैसों की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि इतनी वार्निंग देने के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये लाते हैं, ये नजरअंदाज कर देते हैं आरबीआई के स्टेटमेंट्स को, ये नजरअंदाज कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्ड्स को। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कानून बनकर आ जाती है दोस्तों, और अब शुरू हो जाता है चंदे का धंधा। जब भारत में आंदोलन चल रहे थे आजादी के लिए तो आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक नारे सुने होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों ये फाइनेंशियल एक्ट 2017 लाने के बाद देश में एक नया नारा शुरू हो जाता है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये चंदे का धंधा दोस्तों इतना बुरा असर देता है इंडियन पॉलिटिक्स में कि अनलिमिटेड फंडिंग लगातार शुरू हो जाती है, पैसों का अंबार लगने लगता है। जिन लोगों को मैं आपको बता दूं ये लगता है कि हमारे देश में पैसे की कमी है, जिन लोगों को लगता है कि हमारा देश गरीब है, मैं आपको बता दूं हमारा देश न कभी गरीब था, न गरीब है और न ही कभी गरीब रहेगा। दोस्तों यहाँ की जमीन इतनी फर्टाइल है, यहाँ की क्लाइमेट इतनी बेहतरीन है कि पैसों का विशाल अंबार है हमारे पास। लेकिन अफसोस अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि देश का 22% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ देश के 1% लोगों के पास है। ये 1% लोग कौन है? ये इन्हीं कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितनी भारी मात्रा में फंडिंग की गई और कितने चंदे दिए गए अलग अलग कंपनीज के द्वारा, भले ही वो शेल कंपनियां रही हूं, भले ही फ्रॉड कंपनियां रही हो और भले ही उनके कंपनियों का नाम यानी उनके कंधा यूज किया जा रहा हो सरकारी पैसे को मैनिपुलेट करने में। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप स्क्रीन पर एक टेबल देखिए, एक चार्ट देखिए, स्क्रीन पर एक डायग्राम देखिए जहां पर ये एक टेबल मैंने बनाया है, आप इसको देख सकते हैं कि साल 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो कितनी फंडिंग की जाती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 2107 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जिसमें 1771 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को मिलते हैं। यानी ये टोटल मनी का लगभग 83% ये अलग अलग कंपनीज के द्वारा दिया जाता है और इनका भी एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न है। आज मैं आपको उन सारे पैटर्न को एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरह से ईडी और सीबीआई को यूज किया गया पैसे वसूलने में। एक वसूली का धंधा चलाया गया और इसमें भी खास बात यह थी कि इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट से भी कई गुना ज्यादा पैसे डोनेट किए। ऐसी कंपनियां इसमें हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट से, अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा पैसे चंदा के रूप में बीजेपी को दान दे दिया। क्या ये चंदे का पैसा उन कंपनियों का ही था? दोस्तों इस चंदे के धंधे को जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि कोई गांव है जहां पे एक घर है और उस घर में उनके पास डे टू डे लाइफ जीने के लिए भी पैसे नहीं है, बड़ी पैसों की वहां किल्लत चल रही है। वो घर कर्ज में डूबा हुआ है और इस बीच गांव में कोई एक संस्था आती है जो कहती है कि भाई जिसकी जिसकी इच्छा हो आप हमें दान दे दो। क्या वो गरीब परिवार बेचारा पैसे देने में समर्थ होगा जिसके पास पैसे नहीं है, जो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है? शायद नहीं। और अगर किसी तरह से वो घर किसी दबाव में आकर पैसे दे भी तो कितना दे सकता है? क्या अपने कुल बजट से, क्या अपनी कुल हैसियत से भी ज्यादा? शायद नहीं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको कुछ गिनी चुनी कंपनियों को बताऊंगा कि उनका फाइनेंशियल बजट घाटे में चल रहा था, बहुत कम था, लेकिन भर भर कर बीजेपी को चंदा दिया। ये एक चार्ट है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के। इसमें एक तरफ टोटल बॉन्ड इन्होंने कितने खरीदे वो लिखा हुआ है करोड़ रुपीस में, और दूसरी तरफ इनका उसी साल में कितना नेट प्रॉफिट था पिछले 3-4 सालों का। इन दोनों को जरा कंपैरिजन करते हैं। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिसका 2019 से लेकर के 2023 तक कुल प्रॉफिट था 215 करोड़ रुपए। कुल प्रॉफिट उसने 215 करोड़ रुपए ही कमाए, लेकिन जरा उसके बॉन्ड खरीदने के आंकड़ों को आप देखिए। इसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए और खरीद करके कुछ बीजेपी को दिए, कुछ तृणमूल कांग्रेस को दिए और अलग अलग कंपनीज को इसने दान दे दिया। ऐसे ही एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन
जिसका प्रॉफिट है 109 करोड़ रुपए और इसने बॉन्ड खरीदे हैं 140 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक कंपनी है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसने तो हद ही कर दी है। इसका प्रॉफिट तो छोड़िए, ये कंपनी 495 करोड़ रुपए के लॉस में चल रही है, लेकिन फिर भी इसने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद करके माननीय सरकार को पार्टी को दान दे दिया। ऐसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको फिर भी मैं 2-4 नाम और दिखा देता हूं। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने मात्र 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और 1,24,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 195 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। मेदांता लिमिटेड भी ऐसे ही, इसने 13 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया और 185 करोड़ रुपए दान दे दिए। इन्फोटेल टेक्नोलॉजी 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है और 10 करोड़ रुपए बीजेपी गवर्नमेंट को दे देती है। धन्य है आप और आपकी लीला प्रभु। आपकी इतनी पराकाष्ठा बढ़ चुकी है कि जिसके पास पैसा नहीं भी है उसके पास पैसे आ जा रहे हैं दान देने के लिए। अब ऐसे में दोस्तों, मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनीज को फंडिंग कहां से की जा रही है? आखिर क्या इन सबके पीछे भी कोई एक बड़ा इन सबका आका बैठा हुआ है इन सब कंपनीज को फंडिंग कर रहा है, या गवर्नमेंट खुद अपने प्रोजेक्ट को इन कंपनियों को पहले बेचती है और उसके बदले में पैसे लेती है? यानी ये वर्ड जो मैंने शुरू में बताया था कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये क्या सच में सही है? अगर आपको अभी भी कोई संशय है तो एक फाइन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दोस्तों, हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी साल 2023 में 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 140 करोड़ रुपए बॉन्ड खरीद कर डाल देती है। ध्यान दीजिएगा, इस 140 करोड़ रुपए देने के 1 महीने बाद इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया जाता है 14,400 करोड़ रुपए का। गजब का कनेक्शन है दोस्तों, एक तरफ पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरे तरफ प्रोजेक्ट को दिया जा रहा है। क्या इसे हम टेंडर कह सकते हैं? क्या इस लेन देन के धंधे को हम वाकई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? क्या इसे ये कहना गलत होगा कि ये एक सरकारी योजनाओं को पैसा लेकर के बेचने का धंधा शुरू हो चुका है देश में? बहुत सी कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने इस तरह के धंधे शुरू कर रखे हैं। बाकायदा फंडिंग कराई जा रही है शेल कंपनीज के थ्रू। अभी तो बहुत सारे कंपनीज का सामने आना बाकी है। क्या ईडी और सीबीआई को अब नहीं दिख रहा है इन कंपनीज की फंडिंग? क्या उनकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई जब आपकी कंपनी 400-500 करोड़ रुपए के लॉस में है तो भला आप 200, 300 करोड़ रुपए के इस तरह के बॉन्ड कैसे खरीद करके दे सकते हो? आपका बजट कैसे अलाउ करता है इतने भारी मात्रा में बॉन्ड खरीदने के लिए? 14 कंपनियां ऐसी हैं जो ईडी सीबीआई के रेड के बाद लगभग 4,000 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा अकेले बीजेपी को दिया है। टोटल अगर बात करें तो साल 2019 से लेकर के 24 तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा खरीदे गए, जिसमें 6,017 करोड़ से भी ज्यादा पैसे अकेले भारतीय जनता पार्टी ने लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी पार्टियों ने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से सरकारी एजेंसी का यूज करके और इन कंपनियों से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है, वाकई ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। वाकई ये ब्लैक मनी को बढ़ावा देने का एक तरीका है। दोस्तों, आपको याद होगा जब वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि हम ब्लैक मनी को इंडिया में लाएंगे और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे। ब्लैक मनी की तो बात छोड़िए, भारत की एक प्रतिष्ठित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंह पर एक पट्टी लगा दी जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। नियमों का एक पुलिंदा थोप दिया जाता है कि आपको कोई भी कितना भी पैसा दान दे दे आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू, एसबीआई अपना मुंह नहीं खोल सकती है। क्या ये नियम और शर्तें लगभग स्विस बैंक जितना नहीं मिलती है? दोस्तों, सरकार के एक नेता द्वारा इमोशनली ये कहा जाता है कि पूरा देश मेरा परिवार है। लोगों से उनकी सहानुभूतियों को लिया जाता है और इमोशनली लोगों से अटैच होने की कोशिश की जाती है। आज देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये कौन सा मालिक है जो अपने परिवार के पैसे को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है? आखिर ये कौन सा मालिक है जो एक तरफ देश की जनता भूखमरी और गरीबी से मर रही है, दूसरी तरफ इनकी फंडिंग चल रही है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें
कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, कई सारी मेडिकल कंपनीज भी हैं जिनसे चंदा लिया गया है और उसके बाद उनको वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आपको ध्यान होगा कोरोना के समय में देश में अलग अलग हॉस्पिटल से क्राइसिस अलार्म बज रहे थे, उनकी वार्निंग जा रही थी गवर्नमेंट को कि उनके हॉस्पिटल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दोस्तों ऐसे समय में भी इन्होंने अपने चंदे के धंधे को चालू रखा। एक एक कॉन्ट्रैक्ट देते समय बाकायदा डीलिंग की गई कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी देंगे जब आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में फंड करेंगे, जब आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेंगे, भले ही उन पैसों का एडजस्टमेंट आप इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे से आगे चलकर कर लो। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ब्लैक मनी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीजें दोस्तों इन फैक्ट्स को देखने के बाद सही लगने लगी। क्या इन सब चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या एक ऐसी स्पेशल कमेटी नहीं बननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद और उसके सुपरविजन में, जो दुनिया के सबसे बड़े घोटाले की जांच करे? मैं इसे घोटाला इसलिए कहूंगा कि ये देश की जनता के सूचना के अधिकार का हनन करके बनाया गया एक एक्ट था, एक ऐसा एक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसा एक्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसके दम पर लगभग 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की फंडिंग कराई गई। क्या इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों एक इतिहास की मैं आपको घटना बता दूं, साल 1929 में जब जर्मनी में हिटलर की सरकार बनती है तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन पर बर्बरता की जाती है और कमांडोज लगा दिए जाते हैं और जो बड़े ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी जर्मन पॉलिटिक्स की, उनकी हत्याएं तक भी कर दी जाती है। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो किसी से छुपा नहीं है। देखो यार, राजनीति करना पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम होता है, ये हम सभी जानते हैं, और राजनीति लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। अलग अलग पार्टीज अपने तरीके से राजनीति करती हैं, लेकिन एक हेल्दी, एक स्वस्थ लोकतंत्र की यह पहचान होती है कि विपक्ष उसमें हमेशा उपस्थित रहे। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार की नीतियों को हम तक पहुंचाने का काम, उनकी कमियों को हम तक पहुंचाने का काम भला कौन करेगा? भले ही देश का मीडिया अपने कर्तव्य को भूलता जा रहा हो, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष हमेशा एक स्तंभ की तरह खड़ा होता है। एक लोकतंत्र के कई पिलर होते हैं जिसमें मीडिया और विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते मेरी भी इतनी जिम्मेदारी है कि अगर लोकतंत्र में कोई तानाशाही शुरू कर दे तो उसकी बातों का विरोध जरूर होना चाहिए। मैं आप सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चुप मत बैठिए, आप इस अत्याचार का जवाब अपने वोट से दीजिए। इलेक्शन सामने है और ऐसे में सरकार आपकी हर एक बात सुनती है, सेंसिटिव रहती है सरकार। साल 5 साल ये भले ही गायब रहे, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। जवाब आप अपना वोट देकर जरूर समझाइएगा सरकार को। आप एक ऐसा संदेश दीजिए जिनसे इनको पता चले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, है और आगे भी रहेगा, भले ही विपक्ष के नेताओं के ऊपर कितना भी अत्याचार होता रहे। जनता इन सब बातों को समझती है। जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता, जनता से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती, जनता से बड़ा कोई जजमेंट नहीं होता। आखिर जनता ही तो है जो इनको दिल्ली के संसद भवन में पहुंचाने का काम करती है। आखिर जनता ही तो है जो इनको सामान्य व्यक्ति से एक वीवीआईपी व्यक्ति बना देती है। तो जब जनता में इतनी ताकत है तो जनता आपको गिरा भी सकती है। आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चैनल्स चलते हैं जो सरकार की नीतियों की बड़े ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करते हैं। आप मेरा चैनल छोड़ दीजिए, आपको जो चैनल अच्छा लगे, जो लोग अच्छे लगे, जिनकी नीतियां, जिनका विश्लेषण आपको अच्छा लगे, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल छोड़ दीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसको कीजिए, लेकिन आप चुप मत बैठिए। सपोर्ट कीजिए उन लोगों का जो लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में है। आप सपोर्ट कीजिए उन लोगों का जो विरोध करते हैं जनता के पैसे को इस तरह से मैनिपुलेट कोई अगर करे तो। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।